दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना के बारे में, और उसमें हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त के बारे में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम स्थायी बंदोबस्त के विकल्प स्वरूप जिन भू राजस्व व्यवस्थाओं को अपनाया गया अंग्रेजी शासन के दौरान उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के प्रकरण को अच्छी तरह समझ सके। और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परंतु यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप वीडियो को डिसलाइक करके भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज की इस वीडियो में ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलाना के बारे में कि स्थायी बंदोबस्त के विकल्प स्वरूप अंग्रेजों ने किन भू राजस्व व्यवस्थाओं को अपनाया और क्यों। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने देखा था कि जब 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था तो उसका यह मानना था कि इसके अंतर्गत जब जमींदारों की आमदनी बढ़ेगी कृषि से तो वो जमीन को सुधारने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। परंतु हमने यह भी देखा था कि जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में जमींदारों की आमदनी बढ़ी तो उन्होंने जमीन को सुधारने की दिशा में कोई काम नहीं किया, बल्कि गांव की अपनी जमीन को पट्टे पर देकर वे स्वयं शहरों में आलीशान जिंदगी बिताने लगे। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वे एक ऐसे जमींदार के रूप में उभरे जो गांव में अनुपस्थित थे, जिन्हें अनुपस्थित जमींदार या एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था। इसीलिए दोस्तों स्थायी बंदोबस्त को जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लागू किया गया था वो पूरी तरीके से असफल हो गए थे। इसीलिए जब दूसरे स्थान अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत आए और उन्हें वहां पर भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू करने के बारे में सोचना पड़ा, तब उन्होंने स्थायी बंदोबस्त के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि उसके स्थान पर उन्होंने नई व्यवस्थाओं को अपनाया। दोस्तों ऐसी ही एक नई व्यवस्था थी महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत होल्ट मैकेंजी ने 1822 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, जिसमें आज का अधिकांश उत्तर प्रदेश शामिल था, वहां उसने महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। इस महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यह किया गया कि पूरे गांव की ओर से गांव के मुखियाओं के साथ जो था वो समझौते या इकरार कर लिए जाते थे और 20-30 वर्षों के लिए अस्थायी इकरार किए गए जिनको महलवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता था, क्योंकि गांव को महल भी कहा जाता है, महल। और यह पूरी व्यवस्था गांव की ओर से गांव के मुखियाओं के साथ लागू की जाती थी, इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों उत्तर पश्चिमी प्रांतों में अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त के विकल्प स्वरूप जिस व्यवस्था को लागू किया उसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। इसके अंतर्गत पूरे गांव की ओर से गांव के मुखियाओं के साथ समझौता कर लिया जाता था और उसके बाद किसानों की जो लगान होती थी वो मुखियाओं के द्वारा अंग्रेजों को जमा की जाती थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने भू राजस्व की जिस व्यवस्था को लागू किया उसको मुन्नो व्यवस्था कहा जाता है और इसका जो नाम था उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों टीपू सुल्तान की हार के बाद जब 1799 ईस्वी में दक्षिण भारत का राज्य अंग्रेजों के पास आया था तो वहां पर अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रयोग के रूप में करके देखा था और जब यह व्यवस्था सफल रही तो टॉमस मनरो के द्वारा इसको पूरे दक्षिण भारत में लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आखिर इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या था। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था से अभिप्राय भू राजस्व की एक ऐसी व्यवस्था से था जो सीधा किसानों के साथ की गई थी, और क्योंकि किसानों को रैयत भी कहा जाता था इसीलिए इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पहले खेतों का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद अनुमान के आधार पर किसानों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादन का 50% लगान के रूप में तय कर दिया गया। इसके अंतर्गत भी किसानों के साथ कोई स्थायी करार नहीं किया गया, बल्कि 20-30 वर्षों के अस्थायी करार किए जाते थे और जब ये इकरारनामे खत्म हो जाते थे तो उसके बाद दूसरे इकरारनामे तैयार कर लिए जाते थे, क्योंकि जिस तरह की हानि उन्हें स्थायी बंदोबस्त ने पहुंचाई थी उसके कारण अब वे कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करना भी अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि अपने आप में सबसे पहले खेतों का सर्वेक्षण करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और उसके बाद ये कि किसान स्वयं भी अपने बारे में कभी सटीक जानकारी नहीं देते थे। उदाहरण के लिए उनके पास खेतों का आकार कितना है, उनकी वास्तविक फसल उत्पादन कितनी है और वो किस अनाज की खेती करते हैं। अक्सर इस तरह के सवालों में किसानों के द्वारा कंपनी से झूठ बोला जाता था।
1857 का विद्रोह आते आते दोस्तों भारत में अंग्रेजों ने जो 63% भूभाग पर अधिकार किया था, उसके अंतर्गत उन्होंने 3 तरीके की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और 1857 के बाद क्योंकि उन्होंने कोई नया क्षेत्र अपने अधीन नहीं किया था, इसीलिए कोई नई व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा 1857 के बाद लागू नहीं की गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। अगला जो पॉइंट है वह है यूरोप के लिए फसलें। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल के जमींदारों के ऊपर कहर ढा दिया था, क्योंकि ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर जमींदार अक्सर जमींदारी खरीद तो लेते थे, परंतु किसानों से कभी भी वे उतना लगान वसूल नहीं कर पाते थे जितनी ऊंची वो बोली लगाते थे। इसके कारण जमींदारियां बार बार अपने हाथ बदल रही थी। जमींदारों की जो जमींदारियां थी उनको बार बार नीलाम किया जा रहा था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया था दोस्तों, और जमींदारों ने ऐसी फसलों का उत्पादन करवाना शुरू किया जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग थी। इसके कारण उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनको 90% जो लगान तय किया गया था अंग्रेजों के द्वारा स्थायी तौर पर, उसे अदा करने में भी कोई परेशानी नहीं आ रही थी, बल्कि उसको अदा करने के बावजूद भी एक बड़ा हिस्सा उनके पास बच रहा था जिससे वे आलीशान जिंदगी जी सकते थे। दोस्तों क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, इसी कारण ऐसी फसलों की मांग बढ़ी जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी। इसीलिए न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर हिस्से में जहां उपनिवेशवाद फैल चुका था, वहां औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा कैश क्रॉप्स का उत्पादन करना शुरू किया गया। कैश क्रॉप्स दोस्तों ऐसी फसलों को कहा जाता है जिनको बाजार में मुख्य रूप से बेचने के लिए उत्पादित किया जाता है, जैसे गन्ना हुआ, केला हुआ, रबड़ हुई, चाय हुई। ये वो फसलें होती हैं जिनको इंसान या किसान खाने के लिए नहीं उगाता बल्कि बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करने के लिए कमाता है, इसीलिए इनको नकद फसलें या कैश क्रॉप्स कहा जाता है। भारत में भी अंग्रेजों ने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलों को उगाना शुरू किया, जैसे असम में चाय को, संयुक्त प्रांत में गन्ने को, पंजाब में गेहूं, मद्रास में चावल और पंजाब तथा महाराष्ट्र में कपास को उगाना शुरू किया गया। इन फसलों को उगाने का कार्य भारत के जमींदारों के द्वारा किया जाता था और किसानों से जबरदस्ती बलपूर्वक इन फसलों का उत्पादन करवाया जाता था। किसानों को बाध्य किया जाता था कि वो अपने खेतों में इसी तरह की फसलों की खेती करें, क्योंकि इससे जमींदारों को फायदा होता था। दोस्तों भारत में जमींदारों ने जिन फसलों को उगाना शुरू किया उनमें से एक महत्वपूर्ण फसल थी नील की खेती करना। नील की खेती क्या थी और कैसे इसने भारत में स्थायी बंदोबस्त के दौरान बनने वाले जमींदारों की किस्मत को बदल कर रख दिया, इसके बारे में अब हम परिचर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से सूती कपड़े के उत्पादन के रूप में हुई थी। सूती कपड़े के उत्पादन में जो महत्वपूर्ण एक कदम था वो था कपड़े को रंगना, और इंग्लैंड के जो रंगरेज थे, कपड़ा रंगने का काम करते थे, वो कपड़े को रंगने के लिए वोड नाम के एक पौधे का इस्तेमाल करते थे। यह एक ऐसा पौधा होता था जिससे नील तैयार किया जाता था, लेकिन इसके द्वारा जो नील तैयार किया जाता था वह इतना ज्यादा आकर्षक नहीं था जितना भारत में उत्पादित किया जाने वाला नील था। भारत के नील से रंगे गए कपड़े अपने आप में बहुत आकर्षक होते थे, इसीलिए इंग्लैंड के वे लोग जो कपड़ा रंगने का कार्य करते थे वे वोड की अपेक्षा भारत के नील को प्राथमिकता देते थे। इसके कारण दोस्तों बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में भारतीय नील का आयात किया जाता था, लेकिन जो लोग खुद इंग्लैंड में नील उत्पादन के कार्य में लगे हुए थे वे ब्रिटिश सरकार का इसके लिए विरोध करते थे कि वे बड़ी मात्रा में भारतीय नील का आयात करते हैं, क्योंकि इससे उनके द्वारा बनाया जाने वाला नील नहीं बिक पाता था। इंग्लैंड में कपड़ा रंगने के लिए जिस नील का प्रयोग किया जाता था दोस्तों वो वोड नाम के एक पौधे से प्राप्त होता था। यह एक ऐसा पौधा होता था जो ठंडी जलवायु में पैदा होता था, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होता था और इंग्लैंड में यह आसानी से उत्पादित हो जाता था। जबकि भारतीय नील जिस तरीके के मौसम में या जलवायु में उगाई जाती थी वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु थी, इसीलिए चाहकर भी इंग्लैंड के लोग वैसा नील उत्पादित नहीं कर सकते थे जैसा भारत में मिलता था। इसीलिए वे अपनी नील की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरीके से आयात पर निर्भर थे। यदि दोस्तों हम इस तरफ दृष्टिपात करें कि भारत के नील की इंग्लैंड में कितनी मांग थी, तो बहुत अच्छे आंकड़े हमारे सामने आते हैं। दोस्तों 1770 के दशक में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी और वह मुख्य रूप से सूती कपड़े के रूप में आरंभ हुई थी। सूती कपड़े को रंगने के लिए इंग्लैंड में जो भारतीय नील मंगाया जाता था 1788 ईस्वी में उसकी
कुल मात्रा 30% थी। यानी इंग्लैंड में जितना भी नील मंगाया जाता था पूरी दुनिया से, उसकी 30% मात्रा भारत से नील की होती थी। और 1810 तक आते आते इंग्लैंड के संपूर्ण निर्यात में, आयात में, जो पूरी दुनिया से उनके द्वारा किया जाता था, उसमें 95% मात्रा भारत से नील की होने लगी। दोस्तों, नील का यह व्यापार इतना ज्यादा लाभदायक था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारी जो भारत में कंपनी के अधीन अधिकारी बन के आए थे, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और नील की बागान स्थापित करने लगे। यहाँ तक कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ी मात्रा में लोगों का आगमन हुआ हिंदुस्तान में नील के बागान स्थापित करने के लिए। और इसके लिए उन्हें जिस धन की आवश्यकता थी, उसके लिए इंग्लैंड में पहले ही बैंक स्थापित हो चुके थे। नील की खेती करना अपने आप में इतना ज्यादा लाभदायक था कि कोई भी बैंक नील की खेती के नाम पर आसानी से लोन दे देता था, क्योंकि नील की खेती अपने आप में बैंकर्स को इस बात की गारंटी देती थी कि उनका पैसा वापस हो जाएगा। इसीलिए औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में धन की आपूर्ति के लिए जिन बैंकों की स्थापना की गई, उन बैंकों ने उन लोगों को लोन के रूप में पैसे प्रदान किए जो भारत में आकर नील की बागान स्थापित करना चाहते थे। इस कारण दोस्तों, हिंदुस्तान की खेती का जो इतिहास था बदल गया, क्योंकि इससे पहले जो खेती मुख्य रूप से भारतीय किसानों द्वारा की जाती थी, वो खाद्यान्न फसलों की जाती थी, जबकि भारतीय इतिहास में पहली बार यूरोपीय लोगों के द्वारा नील के बागान स्थापित किए जा रहे थे। और यह खेती व्यापार करने के लिए, व्यापार के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए की जा रही थी, जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और नील विद्रोह नाम से एक नया अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ गया, जिसका अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, यह थी स्थायी बंदोबस्त के विकल्प स्वरूप अपनाई गई व्यवस्थाओं, महलवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं के बारे में हमारी चर्चा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद दोस्तों।